हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा, कल भी मैं जैसा कि आपको बता रहा था, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत दो चैप्टर अपन ख़त्म कर चुके हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो अपन ने पढ़ लिया अध्यावरणी तंत्र और दूसरा अपन ने पढ़ लिया उत्सर्जन तंत्र, और कल अपन ने शुरू किया था पाचन तंत्र। ठीक है, जिसमें मैंने आपको आहार नाल का डायग्राम बना के आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में समझाया था। ठीक है, उसी क्रम में अपन दांतों के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि अपन ने पहला हेडिंग मुख और मुख गुहिका पढ़ा था। ठीक है ना? तो देखो आज अपन अपनी कहानी उसी में देखो, मैंने बताया था मनुष्य के दांतों की 3 विशेषताएं। ठीक है ना? एक तो बताई थी थीकोडोंट, कि भाई दांत जबड़े की अस्थि के गहरे गर्त में स्थित होते हैं। ठीक है। एक विशेषता मैंने आपको बताई थी बेटा डाईफायोडोंट, द्विबार दंती, कि बेटा जो दांत होते हैं मनुष्य में वो 2 बार आते हैं। और तीसरी विशेषता थी जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी थी बेटा? हेटेरोडोंट, विषम दंती, कि भाई कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? आज अपन सबसे पहले दंत सूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझना। क्लियर? देखिए बेटा, दंत सूत्र के द्वारा किसी जबड़े में, दंत सूत्र के द्वारा किसी जबड़े के आधे भाग में उपस्थित, अभी समझाऊंगा बेटा, आधे भाग में उपस्थित दांतों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दंत सूत्र के बारे में मैंने क्या लिखा कि इसके द्वारा किसी जबड़े के आधे भाग में उपस्थित दांतों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? जैसे देखो 123 बटे 2123 मल्टीपल 2, ये बेटा मैंने मनुष्य का दंत सूत्र लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये जो ऊपर वाली संख्या है ना, 2, 1, 2 और 3, ये ऊपरी जबड़े के आधे भाग में उपस्थित दांतों की संख्या है। ठीक है, यदि इस संख्या की गुणा अपन 2 से कर दें तो बेटा ऊपरी जबड़े में दांतों की संपूर्ण संख्या आ जाएगी। ऐसे की ऐसे ही जो बेटा मैंने नीचे लिखा है, ये निचले जबड़े के आधे भाग में उपस्थित दांतों की संख्या है। ठीक है, वही बात कहूँगा कि यदि आप इसे 2 से गुणा कर दें, ठीक है बेटा, तो निचले जबड़े के संपूर्ण दांत आपके संख्या में आ जाएंगे। ठीक है, और बेटा सुन लो, आई का मतलब क्या होता है? इंसाइजर, यानी कि कृंतक दांत। ठीक है ना? सी का मतलब क्या होता है? कैनाइंस, यानी कि रदनक दांत। और बेटा पीएम का मतलब क्या होता है? पीएम का मतलब प्रीमोलर। क्या बोलेंगे बेटा इनको? पूर्व चवर्णक। और बेटा एम का मतलब क्या होता है? मोलर। और इनको क्या बोलेंगे बेटा? चवर्णक, या जनरली इनको अपन पश्च चवर्णक भी कह सकते हैं। तो देखो, ये तो मैंने आपको आई, सी, पी, एम और एम का मतलब बता दिया। अब मैं दांतों की संख्या बता रहा हूँ मनुष्य में। तो देखो,
मनुष्य के ऊपरी जबड़े में, और यहां लिख दिया बेटा मैंने निचले जबड़े में, है ना। यहां पर मैं दांतों के प्रकार लिख रहा हूं आई, सी, पी, एम और एम। तो ये बेटा एक छोटी सी टेबल हो गई। ना। तो अपने टोटल दांतों की संख्या मनुष्य में अलग अलग आ जाएगी। क्लियर। तो देखो अब ऊपरी जबड़े में यहां पर कितनी संख्या लिखी है बेटा 2, तो 2 का गुणा 2 से कर देंगे। तो ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांतों की कुल संख्या कितनी हो गई 4। सेम वे नीचे भी 2 ही लिखा है बेटा, 2 का गुणा 2 से कर देंगे। बैठ गई आपके समझ में। तो 2 × 2 बराबर 4। तो निचले जबड़े में भी इंसाइजर दांत कितने हैं बेटा 4। तो टोटल इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी हो गई 8। तो यदि आपसे कहा जाए कि मनुष्य में इंसाइजर दांतों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कितनी बता देंगे बेटा 8। आगे चलिए बेटा, 1 लिखा है, 1 का गुणा 2 से कीजिए तो 2 आ गया। ऊपरी जबड़े में कैनाइंस की संख्या 2 और निचले जबड़े में कैनाइंस की संख्या 2। तो टोटल संख्या कितनी हो गई 4। ठीक है ना बेटा। और आगे चलिए देखो, अब अपन पीएम की बात करते हैं। पीएम कितने बता रखे हैं बेटा 2/2 बता रखे हैं। दोनों का गुणा कर देंगे अपन किससे 2 से। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो टोटल संख्या कितनी आ गई बेटा प्रीमोलर्स की 8 आ गई। ठीक है बेटा। और आगे चलिए, मोलर्स की संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े के आधे भाग में दंत सूत्र में कितनी कितनी बता रखी है 3-3। तो बेटा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 12। तो यदि अपन इन सभी दांतों की संख्या को जोड़ेंगे तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी 20। सुन लिया आपने। तो ये मनुष्य का दंत सूत्र हो गया। ठीक है। आप मनुष्य के दोनों जबड़ों में उपस्थित अलग अलग प्रकार के दांतों की संख्या को इस टेबल से बता सकते हैं। एक और बात आप ध्यान से सुन लीजिए बेटा। देखो, वो मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि जो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है। उनमें अंतिम मोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा। तो यदि अपन 32 में से अंतिम मोलर दांतों को यानी कि 12 दांतों को हटा दें तो दूध के दांतों की संख्या कितनी आ जाएगी 20। ठीक है। जबकि परमानेंट दांतों की संख्या कितनी होती है, परमानेंट दांतों की संख्या होती है कितनी बताइए जरा मुझे 32। आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये अपना बेटा दंत सूत्र खत्म हो गया। ठीक है। अब अपन दांत की संरचना पढ़ते हैं। ध्यान से चलना बेटा, एक एक चीज आपके बड़े काम की है। तो बेटा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं दंत की संरचना। तो सबसे पहले मैं दांत का डायग्राम आपके सामने बना देता हूं, आप उसे देख लें, फिर एक एक चीज़ को आपको उसमें समझा दिया जाएगा। सुन लिया आपने? तो ध्यान से देखिए।
ये बेटा मैं कोशिकाओं की एक हरी परत बना रहा हूँ और ये बीचों बीच में मज्जा गुहा बना दी, ठीक है ना, मज्जा गुहा। और इस मज्जा गुहा के अंदर संयोजी ऊतक होता है और इस संयोजी ऊतक में रुधिर केशिका एवं तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं। ऐसे करके बना देंगे और रुधिर केशिकाओं को थोड़ा सा डबल डबल करके दर्शा देंगे। और ये बेटा अभी आपको पता चलेगा ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं हैं। क्लियर? अब आगे चलिए, देखो ये बेटा मैंने डेंटिन बना दिया, ठीक है। और बेटा डेंटिन के बाहर दांत का सबसे कठोर भाग होता है, ये मैंने वो बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मसूड़ों के लिए स्थान हो गया, इसको ना यूँ बना देते हैं। ठीक है, आगे चलिए बेटा। और ये अस्थियों का बना ढांचा हो गया जिसके अंदर की दांत उपस्थित है, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना। देखो ये तो सबसे बाहरी भाग है दांत का, जिसको पिक्की अपन बोलते हैं शिखर। ये दांत का वो भाग है जो मसूड़े के भीतर बंद रहता है और इस भाग को अपन बोलते हैं ग्रीवा। और ये वाला भाग दांत की जड़ कहलाता है, दांत की जड़। जड़ कह दो अथवा इसको बेटा मूल कह दो, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसमें नाम देख लीजिए, सबसे बाहर की ये बेटा इनेमल हो गया, इनेमल। ये बेटा डेंटिन हो गया, चाहे डेंटाइन कह दो। ये बेटा मसूड़ा हो गया, है ना। ये पल्प कैविटी यानी कि मज्जा गुहा। और मज्जा गुहा में क्या होता है बेटा? संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक में क्या पाए जाते हैं? रुधिर केशिकाएं एवं तंत्रिका तंतु, ठीक है ना। और बेटा ये दंत कोशिकाओं की परत है, इसमें ये केंद्रक दर्शा देता हूँ। एक्चुअल में ये कोशिकाएं निरंतर विभाजित होकर के दांत की वृद्धि करती हैं, तो ये दंत कोशिकाएं हो गई। और बेटा ये ना मज्जा गुहिका का ओपनिंग्स, मज्जा गुहा का छिद्र, ठीक है ना। मज्जा गुहा का ओपनिंग्स हो गया, या इसे शीर्ष भी कह सकते हैं, लिख देता हूँ। और बेटा ये जो शेष भाग आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा भाग, ठीक है ना, जो मैं डार्क करके खींच रहा हूँ, ये पूरा भाग कहलाता है बेटा सीमेंट, सीमेंट। तो ये आपके सामने बेटा दांत की संरचना का मैंने पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया, ठीक है बेटा। अब आपको ना दांत की संरचना के बारे में पूरा का पूरा इधर लिख के बता रहा हूँ, तब आपको मैं दोबारा से पूरा का पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? देखो बेटा, दंत अत्यंत कठोर रचनाएं हैं। दंत अत्यंत कठोर रचनाएं हैं। प्रत्येक दांत में, बोर्ड पे आपको कितने भाग दिखाई दे रहे हैं? 3, शिखर, ग्रीवा और दांत की जड़। लिख रहा हूँ,
प्रत्येक दांत में तीन भाग, शिखर, ग्रीवा व दांत की जड़, दांत की जड़ उपस्थित होती है। तीनों भागों के बारे में कह दिया बेटा। आगे चलिए, दांत का निचला भाग, दांत का निचला भाग जो जबड़े की अस्थि के गर्त में, जबड़े की अस्थि के गर्त में स्थित होता है, जबड़े की अस्थि के हैं, ठीक बेटा। और जो मसूड़े के भीतर होता है वो ग्रीवा कहलाता है। और बेटा जो दांत का भाग बाहर से दिखाई देता है वो दांत का शीर्ष होता है, ठीक है। आगे लिख रहा हूं, ऊपरी भाग शिखर या शीर्ष कहलाता है तथा इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य मसूड़े, मसूड़ों से ढका हुआ भाग, मसूड़ों से ढका हुआ भाग, इन दोनों के मध्य मसूड़ों से ढका हुआ भाग क्या कहलाएगा बेटा? ग्रीवा। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो अपन को दांत में ये सारी बातें कहनी हैं, ठीक है। तो इस पूरे वाक्य को आप ना पॉइंट नंबर फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि अब मैं मिटाऊंगा इसको। इसके बाद में अपन दूसरा पॉइंट लिखना शुरू करेंगे जो अपन ने दांत की संरचना के अंदर चित्रित किया है ना। तो देखो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, दांत अत्यंत कठोर रचनाएं होती हैं। प्रत्येक दांत तीन भाग, शिखर, ग्रीवा एवं दांत की जड़ से मिलकर बनता है, ठीक है बेटा। दांत का वह भाग जो जबड़े की अस्थि के गर्त में स्थित होता है उसे दांत की मूल कहते हैं, ठीक है बेटा। तथा ऊपरी भाग शिखर अथवा शीर्ष कहलाता है। और बेटा दोनों भागों के मध्य मसूड़े के भीतर दबा हुआ दांत का भाग ग्रीवा कहलाता है। तो एक्चुअल में अभी तक आप दांत के तीनों भागों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये पूरा कार्यक्रम बोर्ड पे से मिटा दिया है। देखो ये तो अपन ने शिखर लिखा था और ये बीच वाला भाग है जिसको कि अपन ने क्या लिखा था? ग्रीवा, ठीक है। अब अपन पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। तो देखिए दांत का निर्माण, पॉइंट नंबर दूसरा, ध्यान से सुनना। दांत का निर्माण अस्थि समान, अस्थि समान कठोर, अस्थि समान कठोर डेंटिन, चाहे बेटा डेंटाइन बोल दो, डेंटिन से होता है, जिसको कि मैंने बोर्ड पे डेंटाइन लिखा है। कंफ्यूज मत हो ना, डेंटिन और डेंटाइन एक ही बात है। आगे चलिए, दंत के केंद्रीय भाग में, दंत के केंद्रीय भाग में मज्जा गुहा, मज्जा गुहा पाई जाती है। दंत के केंद्रीय भाग में चित्र में देखो बेटा,
दंत के केंद्रीय भाग में मज्जा गुहा होती है, जिसमें रुधिर वाहिनियां एवं तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं। चित्र में भी आप देख सकते हैं, और वैसे भी मैं आपको दोबारा बताऊंगा जब चित्र से इसको पैरेलल तुलनात्मक रूप से आपको समझाऊंगा। तो बेटा, दंत के केंद्रीय भाग में कौन सी गुहा पाई जाती है? मज्जा गुहा। मज्जा गुहा में क्या उपस्थित होती हैं? रुधिर वाहिनियां एवं तंत्रिका तंतु। मज्जा गुहा के बाहर दंत कोशिकाओं की मज्जा गुहा के बाहर दंत कोशिकाओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? बता चुका हूं पहले, ओडोंटोब्लास्ट। दंत कोशिकाओं की एक हैरी परत पाई जाती है। दंत कोशिकाओं की एक हैरी परत पाई जाती है। बैठ गई समझ में? देखो आप, ये तो चित्र में अपन ने मज्जा गुहा बना रखी है, ठीक है। मज्जा गुहा के बाहर ये दंत कोशिकाओं की एक हैरी परत है, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा कि मज्जा गुहा में रुधिर वाहिनियां एवं तंत्रिका तंतु अपन ने बना रखे हैं। आगे लिखिए, दंत कोशिकाओं की सक्रियता से दांत के आकार में वृद्धि होती है। दांत के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है ना। दंत कोशिकाएं ही सक्रिय रूप से विभाजित होकर के दांत के आकार में वृद्धि करती हैं, जो एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। क्या रुक जाती है बेटा? दांत की वृद्धि निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है, ठीक है। इन्हीं दंत कोशिकाओं द्वारा डेंटिन का स्त्रावण, इन्हीं दंत कोशिकाओं के द्वारा डेंटिन का स्त्रावण किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, जो दंत वल्क या एनामल, ठीक है ना। ये जो अपन ने एनामल या एनामल लिखा है ना, इसको हिंदी में दंत वल्क भी कहते हैं, के द्वारा ढका रहता है। दंत वल्क के द्वारा ढका रहता है, ठीक है भाई साहब। मज्जा गुहा के आधार पर, अच्छा एक और बात कह देता हूँ, एनामल आ गया। एनामल शरीर का सबसे कठोर भाग, एनामल को शरीर का सबसे कठोर भाग कहते हैं, या यूं कह दो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, ठीक है बेटा। इसी क्रम में बस दो चीज़ और आपको बतानी है। एक तो देखो मज्जा गुहा का छिद्र ये दिख रहा, और दूसरी चीज़ बेटा सीमेंट के बारे में। तो इन दोनों के बारे में एक सेंटेंस अपन को और लिखना पड़ेगा,
तो आपके दांत की संरचना पूरी तरह, तो अपन क्या लिखेंगे, मज्जा, यहां लिख देता हूं, मज्जा गुहा के आधार पर मज्जा गुहा के आधार पर, ठीक है, एक लास्ट लाइन, दांत की मूल गर्त में, दांत की मूल गर्त में अस्थि समान कठोर सीमेंट, अस्थि समान कठोर सीमेंट द्वारा, तो बेटा ये दांत की पूरी संरचना मैंने लिख दी, ठीक है बेटा। तो ध्यानपूर्वक इस पूरी संरचना को आप सुन लें, है ना। देखिए बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, दांत का निर्माण अस्थि समान कठोर डेंटिन से होता है। ये बेटा डेंटिन आ गया, ठीक है। आगे चलिए, दंत के केंद्रीय भाग में मज्जा गुहा पाई जाती है। बेटा ये पूरा का पूरा पोर्शन मज्जा गुहा का है, ठीक है। इस मज्जा गुहा में आगे देखिए रुधिर वाहिनियां एवं तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं। क्लियर है बेटा। आगे चलिए, मज्जा गुहा के बाहर दंत कोशिकाओं की एक गहरी परत पाई जाती है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, दंत कोशिकाओं की सक्रियता से दांत के आकार में वृद्धि होती है। मतलब एक्चुअल में क्या है कि बेटा जो दंत कोशिकाएं हैं वो निरंतर सक्रियता से विभाजित होती हैं, और बेटा निरंतर सक्रियता से विभाजित होती हुई दांत के आकार में वृद्धि करती हैं। सुन लिया आपने। आगे चलिए, जो एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। क्या रुक जाती है बेटा? दांत की वृद्धि रुकती है, दांत की वृद्धि रुक जाती है एक निश्चित आयु के पश्चात, ठीक है ना। आगे चलिए, देखो बेटा, इन्हीं दंत कोशिकाओं के द्वारा डेंटिन का स्त्रावण होता है। ये जो यहाँ पे डेंटिन बना ना, इसका निर्माण दंत कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। बैठ गया आपके समझ में। और एक छोटी सी बात और मुझे कहनी है, देखो इन्हीं, ये हो ही गया जो दंतवल्क अथवा इनेमल के द्वारा ढका रहता है। आप देखो डेंटिन के जस्ट ऊपर इनेमल या दंतवल्क है कि नहीं है? है ना बेटा, सबको दिख रहा होगा, इनेमल या दंतवल्क उपस्थित है। आगे चलिए बेटा, जो इनेमल है इसे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, याद रखना, क्योंकि ये बात कई बार कंपटीशनों में पूछी जा चुकी है। कंपटीशन में पूछा जा चुका है बेटा कि शरीर का सबसे कठोर भाग किसे माना जाता है, तो आप ना दांतों के इनेमल को बोलेंगे, ठीक है बेटा। और लास्ट में आपने ये 2 लाइन पढ़ी कि मज्जा गुहा के आधार पर एक ओपनिंग्स होता है, एक छिद्र उपस्थित होता है। और बेटा ये छिद्र क्या कहलाता है? ये छिद्र कहलाता है सी। सुन लिया आपने। और बेटा लास्ट में आप क्या बोलेंगे कि दांत का, देखो आप दांत की मूल गर्त में, देखो ये पूरा का पूरा भाग दांत की मूल है और ये पूरा का पूरा भाग गर्त में अस्थि समान कठोर पदार्थ सीमेंट द्वारा जुड़ा रहा। तो बेटा इस तरह अपन ने दांत की पूरी संरचना पढ़ ली, ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आप सुन लीजिए। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। एक्चुअल में मज्जा गुहा का प्रारंभिक अवस्था में तो खुला रहता है,
लेकिन बाद में बंद हो जाता है। तो बेटा जब तक मज्जा गुहा का शीर्ष छिद्र खुला रहता है, ध्यान से सुनना, तब तक मज्जा गुहा को कवर करने वाली ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित होकर दांत की वृद्धि करती हैं। क्लियर? लेकिन बेटा जब मज्जा गुहा का ओपनिंग्स यानी कि शीर्ष छिद्र बंद हो जाता है तो दांत की वृद्धि रुक जाती है। बैठ गया आपके समझ में? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था बेटा कि एक निश्चित आयु के पश्चात दांतों की वृद्धि रुक जाती है, पढ़ा था ना? आपने भी देखा होगा बेटा कि जैसे मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ बेटा, यदि मनुष्य का कोई दांत बचपन में टूट जाए, जैसे कि वो जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, तो टूटने के पश्चात वो दांत दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि उस समय तक पल्प कैविटी का ओपनिंग्स खुला रहता है। लेकिन अब आप सोचिए कि मान लीजिए किसी 20 साल या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति का दांत टूट गया, तो बेटा वो दांत कभी भी ना तो दोबारा आएगा और ना वो वृद्धि करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक निश्चित आयु के पश्चात वो जो पल्प कैविटी का ओपनिंग्स है, जिसे अपन ने शीर्ष छिद्र कहा, वो बंद हो जाता। समझ में? तो यहीं से एक बहुत बढ़िया प्रश्न निकल के सामने आता है खरगोश का। किसका बेटा? खरगोश का। ध्यान से सुनना। तो देखो बेटा खरगोश में क्या होता है? खरगोश में ये होता है कि उनके इंसाइजर दांतों की पल्प कैविटी का ओपनिंग्स आजीवन खुला रहता है। गौर करना, जैसे मान लो ये मैंने ऊपरी जबड़े के इंसाइजर दांत बना दिए, ये निचले जबड़े के इंसाइजर दांत बना दिए। किसके बना दिए बेटा? ये खरगोश के। और मैं आपको बता चुका हूँ कि खरगोश में, यहाँ लिख देता हूँ, खरगोश में इंसाइजर दांतों मज्जा गुहा का शीर्ष छिद्र आजीवन खुला रहता है। ठीक है? अतः ये दांत सक्रियता से वृद्धि करते हैं। सक्रियता से। बैठ गया आपके बात समझ में? तो अब आप मेरी बात सुनिए कि यदि किसी खरगोश का ऊपरी अथवा निचले जबड़े का कोई इंसाइजर दांत, ऊपरी अथवा निचले जबड़े का इंसाइजर दांत, बैठ गया आपके समझ में? तो उस स्थिति में खरगोश की मृत्यु हो जाती है बेटा। और ये कंपटीशनों के लिहाज से बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न बोला बेटा मैंने? ध्यानपूर्वक सुनना, थोड़ा सा गौर भी करना पड़ेगा। ये आज का लास्ट ही चल रहा है, पर ध्यान से सुनना कि यदि खरगोश के ऊपरी अथवा निचले जबड़े का कोई इंसाइजर दांत टूट जाए तो खरगोश मर जाएगा। क्यों मर जाएगा बेटा? एक्चुअल में क्या होता है कि इनके दांतों की मज्जा गुहा का ओपनिंग्स खुला रहता है, अतः ये दांत आजीवन वृद्धि करते हैं। तो अब मान लो कि ये ऊपर वाले इंसाइजर दांत टूट, बैठ गए आपके समझ में? तो बेटा नीचे वाले इंसाइजर दांत लगातार वृद्धि करते हुए ऊपरी जबड़े में होकर पार निकल जाए। बैठ गया आपके समझ में? यानी कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, वो भोजन का अंतर ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये बात कंपटीशनों में पूछी जाती है कि यदि खरगोश के ऊपरी जबड़े के इंसाइजर अथवा निचले जबड़े के इंसाइजर दांत टूट जाएं तो खरगोश की किस कारण से मृत्यु हो जाती है? वो ना भोजन का अंतर ग्रहण नहीं कर पाएगा,
मान लो ऊपरी जबड़े का दांत टूटा तो निचले जबड़े का दांत ऊपरी जबड़े में होकर के पार निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा बेटा? कि क्योंकि इनकी ये दांत की संरचना आपके सामने मैंने बना रखी है, क्योंकि इनकी मज्जा गुहा का ओपनिंग्स बंद हो जाए। एक बात आपके दिमाग के, एक निश्चित आयु के पश्चात यदि किसी मनुष्य का दांत टूट जाए तो क्या दोबारा आ जाएगा? नेवर, कभी नहीं आएगा बेटा। उसका कारण ये है बेटा कि एक निश्चित आयु के पश्चात ये जो पल्प कैविटी है ना, मज्जा गुहा, इसका ये छिद्र बंद हो जाता है तो दांत की वृद्धि रुक जाती है। बैठ गई समझ में? फिर वो आजीवन दांतों के रहेगा, चाहे सारे के सारे दांत टूट जाएं उसके। हाँ बेटा, जब तक मनुष्य में दूध के दांत होते हैं उनके मज्जा गुहा का ओपनिंग्स खुला रहता है। यही कारण है कि दूध के दांत टूट जाने के पश्चात दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। कंटिन्यूअसली अपनी आहार नाल की संरचना चलती रहेगी और कल अपन आगे ग्रसनी से पढ़ना शुरू कर देंगे।